पेस्ट करते जाओ। यहाँ पे डन करोगे, देखो ये डन आया ना, ये डन आया। अब डन में आप इसको सेव कर देना। Good afternoon, class. Today we'll start Geography Chapter 6, Manufacturing Industry. सबसे पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की डिफाइन इसके अंदर पता होनी चाहिए. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जब हम लोग रॉ मटेरियल को यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसको उस ओके क्लास, मेरी वॉइस आ रही है बेटा सबको? अगर सबको वॉइस आ रही है तो हैंड अप कर दीजिए. तो रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग इसमें फाइनल गुड तैयार करते हैं. जैसे आपका शुगर फ्रॉम शुगर केन, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, पेपर फ्रॉम वुड, आयरन फ्रॉम आयरन ओर. तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की डिफाइन हम इसमें आपको बताएंगे. नेक्स्ट हमारा आता है नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत हमें क्यों होती है? तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री is measured from the development of manufacturing industry. It is the backbone of our economy. Next, they reduce the dependency of people on agriculture, providing jobs. Export of manufactured goods bring foreign exchange, eradicates poverty and unemployment. Countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher values or purposes. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रेशो कम करती है, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हम तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कम होती है. और इस तरीके से हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वाइड वैरायटी पर और अच्छी गुड क्वालिटी के होते हैं, जो कि हमारे को हाईली वैल्यूएबल और प्रोसेस होते हैं. अब हमारा आता है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. लोकेशन देखिए दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हमारी बेसिकली तीन चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड थर्ड वन इज गुड क्लाइमेट. गुड क्लाइमेट से मतलब है जिस चीज की इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उससे रिलेटेड वहां पर क्लाइमेट होना चाहिए. जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री अगर आप ज्यादातर आप देखोगे महाराष्ट्र साइड या साउथ के साइड में इसलिए है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है शुगर केन के लिए. इसके बाद हमारा आता है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मार्केट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सुटेबल पॉलिसीज. इसके बाद इंडस्ट्री, कितनी तरीके की इंडस्ट्री होती है. उससे पहले एक चीज समझिए जो कि स्लाइड के अंदर नहीं है. व्हाई द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूविंग हैंड इन हैंड. तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूविंग हैंड इन हैंड ये चैप्टर मैं आपको पहले करा चुका हूं. एक तरीके से इसको रिवीजन समझिए. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूविंग हैंड इन हैंड बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोवाइड द रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रीकल्चर. कैसे? एग्रीकल्चर व्हीट, राइस, कॉटन ये सब प्रोवाइड कराती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को. शुगर केन हो गया, अलग अलग तरीके जो गुड्स हैं. उसी तरीके से अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर को टूल्स, सेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, ट्यूबवेल्स, पंप्स, ट्रैक्टर्स ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं. सो इसलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूविंग हैंड इन हैंड. इसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रीज के टाइप. नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 मेन रोल, नंबर 3 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 ओनरशिप, नंबर 5 bulk and weight of raw material and finished goods.
अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो आता है एग्रो बेस इंडस्ट्री और मिनरल बेस इंडस्ट्री, यानी कि मिनरल बेस इंडस्ट्रीज के बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एग्रो बेस इंडस्ट्री और मिनरल बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर के द्वारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। मिनरल बेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स पर डिपेंड रहती हैं। इसके बाद मेन रोल बेसिक और की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट तैयार करती हैं, और कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट तैयार करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है या 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें 1 करोड़ से अबव का इन्वेस्टमेंट होता है। ऑनरशिप के बेस पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडिविजुअल या ओन सेक्टर, जॉइंट सेक्टर मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट, कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं प्लस पब्लिक सेक्टर। इसके बाद बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है रॉ मटेरियल बेस पर एग्रो बेस और मिनरल बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्री use agriculture raw material like cotton, wools, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee. So they are the best example of the sugarcane industry, agro-based industry. Next is mineral-based industries. Use minerals as raw material. Iron and steel, cement, aluminium, machine tools. They all are mineral-based industries. Now next is according to their main role, basic और key industry जो मैं आपको समझा चुका हूँ. Supply their product for raw material to manufacturing other goods like iron and steel, copper smelting, aluminium smelting. यानी कि कच्चा. Consumer industries produce goods for the direct use of the consumer like sugar, toothpaste, paper, fans, etc. On the basis of capital investment. So small scale industry and large scale industry. ऐसी industries less than 1 crore, it is known as small scale industry. और ऐसी industry larger than 1 crore, that's called the large scale industry. Run by the less number of people, labors are more. Example इसमें खांडसारी, गुड़ एटसेट्रा, इसके अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एक तरीके से आपका ये डिफरेंस तैयार हो जाता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, owned and operated by government agencies, that's called the public sector, like BHEL and SAIL. BHEL की full form है भारत Heavy Electrical Limited, SAIL की है Steel Authority of India Limited. Now the private sector is owned and operated by individuals or a group of individuals. Example, TISCO, Tata Iron and Steel Corporation, Bajaj Auto Limited and Dabur Industries. They are the best example of the private industries. Now the joint sector and cooperative sector, the industries which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals, this type of industry is called the joint industry. Like example oil, yani ki Oil India Limited, jointly owned by the public and private sector. Next is the cooperative sector. Industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers, or both. Next, they pool in the resources and share the profit or loss proportionately. Example, sugar industries in Maharashtra, the core industries in Kerala. इसके बाद आता है बल्क और हैवी इंडस्ट्री जो है हमारे, जो कि रॉ मटेरियल के बेस पर होती है, फिनिश गुड्स के बेस पर, जिसमें हैवी इंडस्ट्री, द हैवी इंडस्ट्री use heavy bulk and raw material and produce heavy raw materials. Example, iron and steel corporation, iron and steel industry. Light industry के अंदर आपके
Light industry use the light raw material and produce the light materials like electric fans, watches, switches, swing machines, etc. अब हमारा स्टार्ट होता है एग्रोबेस इंडस्ट्री. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, इस जब वहां से एग्रोबेस इंडस्ट्री स्टार्ट होता है उस पैराग्राफ को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, उससे जहां पर एग्रोबेस इंडस्ट्री लिखा है, क्योंकि एग्रोबेस इंडस्ट्री ने एक यूनिक पोजीशन पाई हुई है. क्यों? उसका पूरा पूरा पैराग्राफ मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना. सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ. द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन मुंबई in 1854. The cotton textile is mainly located in Maharashtra and Gujarat because number one, availability of raw cotton as black cotton soil is present. Goods transport facility including port facilities. Availability of labor. Good moist climate. And they are the reason why the industries are established in Maharashtra and Gujarat. Next point आता है mainly export. Japan, USA, UK, France, Sri Lanka, Nepal, East European countries. Next is cotton textile is produced by three methods in India. Number one, handloom. Number two, power loom. And number three, mills. हैंडलूम जो हाथों से बनाई जाती थी, पावर लूम जिसमें मशीनरी का यूज किया जाता है, और मिल्स आपको पता ही है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग टू प्रोड्यूस द रेडीमेड गारमेंट्स. इट मीन्स अकेली कॉटन इंडस्ट्री के अंदर इतनी तरीके के वर्क होते हैं. तो अब आप ये समझिए कि कॉटन इंडस्ट्री किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है. सो कॉटन इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है. इसका इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा रोल है, जीडीपी इंक्रीज करती है. अब आता है कि किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. स्केर्सिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ कॉटन. नंबर टू, main cotton growing area went to Pakistan during the division. Old machineries, erratic power supply, low output from labor, tough competition from the synthetic fiber. So they all are challenges faced by the textile industry. This is the textile industry. And this is the map of cotton textile industries in India. इस मैप को आपको अच्छे तरीके से करना है. ये देखिए, ये कॉटन टेक्सटाइल है, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, ये सारे का सारा जितना भी आपका पूरा का पूरा कॉटन टेक्सटाइल का है. इसके बाद हमारा आता है जूट. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. They are about 70%, यानी कि 70 jute mills in our country. First jute mill was set up in Rishra, Kolkata in 1859. Jute is used for making ropes, bags, carpets, etc. Best of the jute mills are located along Hooghly River in West Bengal because ये आपका क्वेश्चन है, why the jute industry established in Hooghly River basin. तो उसका आंसर ये है, raw jute is available for West Bengal, inexpensive water transport, a good network of railway, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water of processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provided banking, insurance and port facilities for export of jute goods. Challenges faced by jute industry. Stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil,
फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गवर्नमेंट ने? द गवर्नमेंट स्टार्ट द नेशनल जूट पॉलिसी was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. इसके बाद हमारा आता है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर। इंडिया ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। The raw material used in the industry is bulky. It is the second largest agrobase industry after cotton. In 2010-11, there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. Most of the mills are near the sugar cultivated area. Major challenges sugar industries के includes the seasonal nature of the industry, old and inefficient method of production, transport delay in reaching cane to the factories, need to maximize the uses of baggages. अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि why the sugar industry shifting from north to southern India? Why? तो इसमें आप लिखोगे earlier UP and Bihar were the main producer of sugar cane. Therefore, most of the sugar mills were located in these two states only, but now sugar mills are shifting towards Maharashtra and Karnataka because of following reasons. जैसे per hectare production of sugars cane in higher in the southern India, black soil is quite suitable for the cultivation of sugar cane. ये soil का आ गया, मैंने आपको बताया था ना, soil, water and climatic condition. तो ये क्वेश्चन का जो पार्ट है वो वही है। उसके बाद सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इट मींस मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर द लेस शुगर केन। मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन साउथर्न स्टेट्स। न्यू द मॉडर्न मशीन्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। क्रशिंग सीजन फॉर द शुगर केन इन लॉन्गर in southern states. Cooperative sugar mills are running successfully in southern states. So this is the answer of this question. इसके बाद आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आती है जो कि आयरन, एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम आयरन स्टील पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आयरन स्टील के अंदर द इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड ऑन बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड raw material to many other industries such as machines on tools, transport, equipment, construction materials, etc. It is also called a heavy industry because of raw material. Iron ore, coal, limestone are the bulky in the nature. Most of the steel plants are located in Chota Nagpur region. So today's steel industry in India are facing many problems. Number 1, high cost of production. Number 2, limited availability of cooking coal. Number 3, low productivity of labor. Number 4, irregular supply of energy. Number 5, raw material are found only in a certain pocket of India. Number 6, poor infrastructure like transport and communication. तो ये वाला जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया है, ये इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप अच्छी तरीके से करेंगे। Why is the iron steel जो iron steel industry located in peninsular India only? Number 1, good and more raw materials, जिसके अंदर आप लोगों को large quantity of quality,
from and steel, iron and steel is available in peninsular India. Number two, power resources, coal, oil, and water power are available in peninsular India. Skilled labor, cheap and skilled labor is available. It can be also had from Bihar, Odisha, West Bengal, MP. Besides, skilled labor is also locally available. Nearness to market, large endogenous market are available in peninsular India. नेक्स्ट आपका आता है पोर्ट फैसिलिटीज. पोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. दैट्स व्हाई मोस्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन पेनिसुलर इंडिया. ये आपका आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है उसका पूरा मैप है. ये आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है. Automobiles provide vehicles for the quick transport of goods, services, and passengers. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheeler, multi-utility vehicles are manufactured in India at the various centers. The industries is located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur, and Bangalore. So information technology and the electronic industries. देखिए, the electronic industry covered a wide range of the production from the transistor sets of the television, telephones, cellular telephone, pager, telephone exchange, radar, computer, and many other equipments required by the telecommunication industry. So Bangalore has emerged as the electronic capital of India. This is a very important question for the 1 marks. Other important centers from electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. By 2010 and 11, STPI Software Technology Park of India have come up across 46 locations at different centers of India. A major impact of the industries has been on employment generation. It is encouraging to know that 30% of people employed in the sectors are women. यानी कि ये इंडिया का एक ऐसा अकेला सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो वुमेन्स हैं. अब ये हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर, पंजाब के अंदर माहौली, नोएडा यूपी के अंदर, जयपुर राजस्थान, गुजरात में गांधीनगर, मुंबई पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु मैसूर, त्रिवेंद्रपुरम हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम और आपका भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी. इन सब चीज़ों को, इन जितने भी मैप आपके आ रहे हैं, इन सभी मैप्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट करेंगे. और बेटा सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक नहीं सेंड की आज मेरे को. कुछ ही बच्चों की नोटबुक आपकी आई है. इसके बाद एयर पॉल्यूशन आता है. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा. उसके बाद चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. यूज ऑफ CFC in various industries production to duplicate the ozone layer which filter ultraviolet ray of the sun. Air pollution affected by the human health of humans, animals, and plants like also cause the damages to buildings. उसके बाद water pollution, dumping of organic and inorganic production industries waste into water bodies. Water pollution is also caused by the discharge of integrated chemicals waste like dyes, detergents, acids, heavy metals. Industries which produce paper, pulp,
केमिकल, लेदर, एसिड, ये सारी चीजें जब पानी के अंदर डाली जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वाटर पॉल्यूशन होता है। ये थर्मल पॉल्यूशन है। थर्मल पॉल्यूशन वाटर occur when the hot water from the factories and thermal plants is drained into the river and ponds before cooling. Noise pollution, highly insensitive sounds generated by running machines, siren, drilling, fans, and leads of the noise pollution. It causes irrational hearing, impression, heart attacks, and among of the nearby people. कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग बाय रीयूज एंड रिसाइकल, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, treating hot water and efficient before releasing them in river and ponds. Treatment industrial efficient can be done in the three phases. Primary treatment, mechanical, means they involve screening, graining, influence, and sedimentation. Secondary treatment by biological process. Tertiary treatment of the biological, chemical, and physical process. This involve recycle of wastewater. Noise absorbing material may be used. तो इस तरीके से हम जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एनटीपीसी का बहुत बड़ा रोल होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, एनसीपी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट इज आईएसओ सर्टिफिकेट ऑफ आईएमएस एएमएस। The corporation has proactive approach to preserving the natural environment and resource like water, oil and gas, fuels in places where is set up of power plants. This has the possible through optimize utilization of the equipment, लेटेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं, मिनिमाइज कम से कम वेस्ट जनरेट करते हैं, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट ऑफ द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस, रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू द एश पॉन्ड मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। यहाँ पर आकर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है और ये स्लाइड भी यहाँ पर आकर रुक जाएगी।